Assalamualaikum. Good morning, everybody. It's a cold winter morning in Islamabad and we are absolutely loving it. A very good morning, a warm good morning. और good morning इसलिए भी अब्दुल्ला हो जाती है कि जब हमारे पास एक अच्छी खबर हो आपको देने के लिए. Otherwise warm नहीं है, बस आपकी मोहब्बत से जिसे कहते हैं ना दिल गर्मा गया है. So उसके लिए बहुत शुक्रिया. And we will start off today with cricket certainly because as you said we have a good news. We have a good news or well not that we are giving you the good news. आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने कल पहले T20 मैच में मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त दी है. So that yesterday we were talking about it. हम बारिश की बात कर रहे थे कि जी बारिश हो जाती है और फिर बड़ा इफेक्ट हो जाता है मैच एंड ऑल दैट. जो भी हुआ भाई हमारे लिए अच्छा ही हो गया. पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है. There you go. एक्चुअली पहले श्रीलंका खेला और उन्होंने खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 129 रन का हदफ दिया, जिसे ग्रीन शर्ट्स ने फिर 16.4 ओवर्स में ही 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया. साहबजादा फरहान की इनिंग की बात करें, जबरदस्त रही. दूसरा मैच होगा 9 जनवरी को दम्बोला में ही. साहबजादा फरहान की नुमाया इनिंग तो रही, 51 रन उन्होंने बनाए, जिसने पाकिस्तान की जीत में सर्टनली बड़ा अहम एक किरदार अदा किया. अल्लाह करे कि यही फतूहात का सिलसिला जारी रहे. फिर हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी की भी हम बात करेंगे एंड वी हैव द क्रिकेट एक्सपर्ट विद अस इन द स्टूडियो एज वेल. लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको बताना जरूरी है. एक और बता देंगे एक बात, मतलब इट्स जस्ट माय टेक ऑन इट कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारी जीत हो जाए और 20 ओवर पूरे भी ना हुए हों, मतलब इसमें पता चलता है वी डिडंट इवन नीड दैट काइंड ऑफ. आई नो दैट इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रावाडो जिस पे मैं बात कर रही हूँ क्योंकि अक्सर हमारे अच्छे हालात नहीं भी होते, लेकिन जब हो जाए तो फिर बनता है ना थोड़ा सा. हम सलमान की बॉलिंग, हम शादाब खान की वापसी हुई है, उन्होंने 2 विकेट हासिल की हैं, उस पर भी बात करेंगे. प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड भी उन्हें दिया गया. लेकिन एक और इशू जो कल से सर्टनली बहुत हाईलाइट हुआ है और जाहिर है बहुत इफ्स एंड बट्स हैं. ऑन द वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन इंडिया एंड श्रीलंका, बांग्लादेश के भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने की बात बहुत हो रही है. और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, 5 टीमें और हैं जिन्हें भारत जाकर खेलना आसान यूं नहीं लग रहा क्योंकि उनके जो पाकिस्तानी ओरिजिन के खिलाड़ी हैं उनके वीज़े नहीं जारी हो रहे. अब इंडिया जो है ये पिछले आपको पता है 1-2 सालों से ये सिलसिला शुरू तो हुआ है और उससे पहले भी होती थी चीज़ें बहुत सी, लेकिन फिर वो हाथ ना मिलाना एंड ऑल दैट. नाउ इट इज़ रियली ब्लोइंग अप जिसको कहते हैं. इट इज़ नॉट वर्किंग इन इंडियाज़ फेवर. वर्ल्ड T20 भारत में कराना है और ICC के लिए जो है वो बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है. गले की हड्डी जिसे कहते हैं ना बन गया है. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. दे कैन नॉट जस्टिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से खेलने वाले पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स को इंडियन वीज़े मिलने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं और UAE इसमें है, ओमान है, कनाडा है, अमेरिका है. डिड आई गेट इट राइट कि इटली भी है? हाँ बिल्कुल, यू आर राइट. एंड UAE, ओमान, इटली, कनाडा, अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड सूरत हाल से परेशान है. ICC से अब तक इस मामले पर जवाब भी नहीं मिल रहा है. भारतीय बोर्ड ने भी चुप्पी साध रखी है. माजी में भी आपको पता है पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाले क्रिकेटर्स को भारतीय वीजों में अच्छा दे देते हैं लेकिन रुलाते हैं. हाँ तंग बहुत करते हैं. एंड में मिल जाता है लेकिन बहुत ज्यादा तंग करते हैं. एंड व्हाई शुड समबडी गो थ्रू दैट कि यू नो टूर्नामेंट शुरू हो गया है, पहला मैच निकल गया, फिर दूसरे में दे दिया. हमारे साथ भी हुआ था, याद है कि हमारी टीम भी नहीं अबाउट इट एज वेल. जिस तरह हमारे सहाफियों को कितना इन्होंने तंग किया. वो तो मैच के बाद पहुंचे थे, आपको याद है ना, भट्टी साहब वगैरह हमने बात भी की थी. हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, ब्रॉडकास्टर राशिद लतीफ भाई. सामने हमारा रेगुलर फीचर बन गया आपसे रोज मुलाकात है. इस्लामाबाद आ गए तो रो दिया. अच्छा और साथ ही सुहेल इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है. सो ही हैज आल्सो जॉइंड इट. लेकिन राशिद भाई पहले आपसे बात कल के मैच की. हाँ तो बड़ी अच्छी बात है जी कि 3 मैचेस की सीरीज है, एक हम जीत गए हैं. वी आर ऑन अ वेरी गुड फुटिंग जिसको कहते हैं. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? क्या हम जो चीज़ हुई शादाब का कमबैक था. किसी भी प्लेयर के लिए इतना बड़ा गैप आ जाए और शोल्डर इंजरी जिसकी सर्जरी हुई है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कम बैक करना. लेकिन इनके लिए अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ खेले. बहुत टफ कंडीशन होती है किसी भी फास्ट बॉलर या स्पिनर के लिए. सरफेस बहुत हार्ड होती है जिसमें इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं. हमने शाहीन को देखा, यहाँ से गए और वहाँ पे जाके अनफिट हो गए. लेकिन इनका ये है कि वापस आए, बॉलिंग इनका जो पहला ही ओवर था या जिस तरह 2 आउट किया है ना, वहाँ से गेम को चेंज किया है. नो डाउट पाकिस्तान ने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई, पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर हुआ. लेकिन वो 2 आउट हुए, उसके बाद फिर अबरार था, फिर उसके बाद नवाज था. तो बॉलिंग पाकिस्तान की इस कंडीशन के लिहाज से, जो कि वर्ल्ड कप भी हमने नवाज
ऑफ कलर लग रहे थे मुझे। जाहिर है ही वाज एक्सपेंसिव एज इफ वी कंपेयर हिम टू द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स एंड विकेट कुछ इनके लैप्सेस नजर आए उनकी बॉलिंग में 2-3 कैचेस ऐसे हुए हैं या फील्डिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रन कंसीड किए, लेकिन कभी कभार 10-12 मैचेस में एक आध मैच जाता है किसी भी बॉलर का। पकड़ना नहीं चाहिए। और हमारे लिए काफ़ी लास्ट 6 मंथ या पूरे साल में देखें सबसे कामयाब जो बॉलर है मोहम्मद नवाज ही है। बैटिंग में भी अगर देखा जाए नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम नवाज जी। दूसरा ये कि विकेट कीपिंग बेहतर हुई है उस्मान की, कल 3 कैचेस भी किए, एक मुश्किल कैच था जो कि शादाब की बॉल पे किया और एक अबरार की बॉल पे किया, क्योंकि स्पिनर्स पे एक मैं पार्ट टाइम कीपर कहता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, सिर्फ T20 में कीपिंग करते हैं, लेकिन उसके लिहाज से देखें ग्लव्स वर्क नज़र आया, अच्छा नज़र आया है। और हम ये सोच रहे थे कि नाफे खेलेंगे या साहबजादा फरहान कभी कीपिंग करेंगे, तो उसके जो चांसेस कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 मेन कंसर्न थे इस मैच में, एक शादाब का, एक विकेट कीपर उस्मान का। certainly विकेट कीपर उस्मान एंड शादाब का, और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया एक ही ओवर में। अच्छा, शादाब के कमबैक उस पे बात ना करें, मेरा ख्याल है हम लोग उस पे बात, और हम उन्हें मुबारकबाद ही सर्टनली देंगे। अच्छा, शादाब के कमबैक की भी बात कर लेते हैं। मतलब आपको क्या नजर आया, बिकॉज अभी आर सीइंग हिम आफ्टर अ व्हाइल, और क्या फॉर्म आपको? देखिए, जब आपकी शोल्डर इंजरी होती है तो उसके बाद इट इज वेरी टफ होती है। आप सिर्फ एक बॉल कर रहे हैं कि लेग ब्रेक कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि गुगली कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि उसमें पूरा शोल्डर ट्विस्ट होता है, इंटरनल शोल्डर होता है वो, और जब आप बॉलिंग करते हैं लेग ब्रेक तो उसमें आउटर शोल्डर होता है। अगर आपकी सर्जरी हुई है उसमें इन्होंने बॉलिंग की है और उस पर सही जगह पे शायद ना गिरी हो, लेकिन गुगली की है उन्होंने। शादाब ने एक्चुअली बिग बैश में भी गुगली पे आउट जी वो देखा तो ये कंसर्न निकल जाता है कि हाँ इनका शोल्डर अब बेहतर है, तो ये फिटनेस को ख्याल रखें, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारा बड़ा इवेंट आने वाला है, और शादाब बैटिंग की वजह से बाकी स्पिनर पे बाजी ले जाएंगे। बैटिंग की वजह से बाकी स्पिनर्स पे बाजी ले जाएंगे होपफुली। यस, सलमान मिर्जा ने भी 3 विकेट ली बहुत कम रन्स देकर, और जाहिर है फिर अब सलमान का ये है कि अगर शाहीन आते हैं या हारिस रऊफ आते हैं फिर कौन चॉइस होगा, लेकिन हमने जब से देखा है लाहौर कलंदर्स के मैचेस देखे हम, लास्ट ईयर के PSL के, और उसके बाद इंटरनेशनल कैरियर देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छे बॉलर लग रहे हैं विकेटों के लिहाज से भी और इकॉनमी रेट के लिहाज से भी। अच्छा, if we have options, सलमान मिर्जा, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह, I'm no cricket expert, but I as a viewer, as a fan, I think if we have to pick someone, we would pick Haris and Salman. मैनेजमेंट इस पे जाएगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है सलमान मिर्जा की, इसको आउट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं नसीम ऑफ कलर जो है, बॉलिंग कर, इफ वी कंपेयर दीस 3 तो फिर नसीम को शायद छोड़ना पड़ेगा। हम हारिस को देखते हैं तो हम पास परफॉर्मेंस को इंक्लूड करते हैं, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस पे शायद सलमान मिर्जा ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। और नसीम कहीं नजर आते हैं आपको? नहीं, नजर नहीं आते अभी, क्योंकि उनको लेके आया गया कि शाहीन अवेलेबल नहीं थे, हारिस अवेलेबल नहीं थे, तो उनको और सुहेल भाई से हमने वैसे तो बहुत सी बातें करनी है, लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट जो बांग्लादेश बोर्ड भी कह रहा है ऑब्वियसली, और फिर बाकी 5 टीमें जिनका हमने जिक्र किया है, जिसमें पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं उनको वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, इज एक्चुअली बिकमिंग अ प्रॉब्लम। सोहेल, इसकी क्या बैकग्राउंड है? ये दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, ये तो पहले होता रहा है, तो अब क्या करेंगे? जी उमा, ये पहले भी इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स थे जो कि जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तानी था, उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। 2 साल पहले की ही बात है, जब इंग्लैंड की टीम में इंडिया का टूर करना था, तब उनके खिलाड़ियों को वीज़ा प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ा था, और वो अबू धाबी में ही रुक गए थे, और बाकी टीम जो थी उसने ट्रैवल किया था इंडिया के लिए, और अभी भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बन रही है। लेकिन सबसे अलार्मिंग जो चीज़ है वो ये है कि अभी तक ICC या जो होस्ट है उसका सबसे बड़ा श्रीलंका के मुकाबले में इंडिया, उसने इसके मामले के ऊपर ना तो कोई कमेंट किया है, ना ही कोई यकीन दहानी कराई है। तो इससे खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो मामला है ये खासा सामने आएगा, और 5 टीमें हैं, मतलब कि एक टीम भी नहीं, 2 टीमें भी नहीं, ये 5 टीमें हैं जिनमें खिलाड़ी जो हैं वो या तो वो पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तानी निजात हैं, तो उनको वीज़ा का प्रॉब्लम हो सकती है। और उन 5 ममालिक ने मिलकर एक दूसरे से न सिर्फ बातचीत की है, बल्कि उन्होंने ICC को भी ईमेल्स की हैं और इस हवाले से कहा है कि हमें गारंटी दी जाए, लेकिन ICC की जानिब से कोई उनको गारंटी इसलिए नहीं दी गई कि इसके ऊपर कोई भी सीरियस नोट नहीं लिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। तो अब वक्त बड़ा
कम रह गया है। अच्छा सोहेल बात ये है कि अब तो इतना टाइम भी नहीं रहा। अभी तक अगर यही बातें हो रही हैं, टाइम भी नहीं रहा, और साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो तो अभी भी वाजे कर रहे हैं कि बांग्लादेश में उनके जो खिलाड़ी हैं वो महफूज नहीं है इंडिया में। तो और आईसीसी से भी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया कि वो महफूज है। बिल्कुल, और बोर्ड ही एट द एंड ऑफ द डे, देखिए इंडिया का भी तो बोर्ड जो बीसीसीआई है वो उनके लिए फैसले करता है और उनकी सरकार भी ठीक है। तो देन इट मेक्स सेंस, अगर बोर्ड कह रहा है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो नहीं सेफ फील कर रहे, महफूज फील कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह रोल आउट होगा? उमर अब्दुल्ला, इसके सब पर डिपेंड यही करता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्ट्रांगली अपने उस मौक़िफ़ पर कायम रहता है जो उसने वो अब तक इख्तियार किया हुआ है। जहाँ तक हुकूमती सतह पर बात की जाए तो आसिफ नजरुल जो उनके एडवाइज़र हैं स्पोर्ट्स के भी और दूसरे पे शोबे भी वो देखते हैं, उनका खासा सख्त बयान है। उनका तो यही कहना है कि हम किसी भी तौर पर अपने मुल्क के वक़ार और खिलाड़ियों की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, इंडिया नहीं जाना चाहते। मुस्तफीज़ को वहाँ पर सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी नहीं कराई गई थी बल्कि उनको रिलीज़ कर दिया गया। इस सूरत हाल में वहाँ जाना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो उनके सरबराह हैं बोर्ड के अमीनुल इस्लाम बुलबुल, अगर हम उनका स्टेटमेंट देखें या अगर उनकी जो जारी करदा जो प्रेस रिलीज है वो देखें तो उसमें थोड़ा सा रूम दे रहे हैं कि जी हमारे जो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, हमें यकीन है, हमें यकीन दहानी कराई गई है कि आईसीसी की जानिब से उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में ना इंडिया पाकिस्तान आया ना पाकिस्तान इंडिया गया, तो इस सूरत हाल को अब भी लागू करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अगर हम बांग्लादेश में लोगों से बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें भी आ रही हैं कि अगर इंडिया नहीं जाता, बांग्लादेश अपनी टीम को नहीं बेचता, तो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है वो बंद हो जाएगी, सारे का सारा दारोमदार उसके ऊपर है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जाने पे भी डिपेंड करती हैं राष्ट्र भाई। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी कॉल, बट बांग्लादेश इस मौके पर ये अफोर्ड कर सकता है। आपको क्या लगता है? वैसे तो ESPN ने खबर दी कि जी डिनाई कर दी है उनकी रिक्वेस्ट और कहा जी आपके पॉइंट्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे बाकियों को। सो क्या फिर हम इससे अखज़ करें? इज फॉर बांग्लादेश, कैन बांग्लादेश अफोर्ड टू स्टिक टू देयर ग्राउंड इन दिस scenario? Can I add there, राशिद भाई, ये भी बता दें कि जब उनका बोर्ड बांग्लादेश का कह रहा है, आप मतलब इमेजिन करें कि इंडिया ये कह रहा हो कि वी डोंट फील सेफ और इंडिया को कोई कहे कि नहीं आप फिर भी आएंगे, मतलब उन्हें कोई टस से मस करा सकेगा? तो बिल्कुल नहीं आप उनके फैसले से हिला सकते। तो व्हाई नॉट ट्रीट द सेम वे अदर कंट्रीज एज वेल? देखिए कंसर्न तो है वहाँ पे। अगर जब डेवलपमेंट हुई थी इसकी, शाहरुख खान की या मुस्तफीज़ की हुई थी, तो उन्होंने एक रकम रखी थी कि इनको मार दिया जाएगा अगर यहाँ पे वो खेलने के लिए आए, तो सिक्योरिटी कंसर्न तो हो गया। और फिर उसके बाद पूरी बांग्लादेश की टीम आए और उसको थ्रेट मिले इस तरह की, तो प्रॉब्लम तो हैं। बाकी सस्टेन करना मुश्किल होता है किसी भी कंट्री के लिए कि वो अगर नहीं जाए तो उस पर पनिशमेंट होगी। लेकिन ये सिक्योरिटी कंसर्न है, ये भारत ने भी किया है, ये पाकिस्तान ने भी किया है, पास में वेस्ट इंडीज़ ने भी किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, और जिम्बाब्वे का भी आपको इश्यूज पता होंगे 2003 के। तो पास में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे किसी प्लेयर को थ्रेट हो, पूरी टीम को थ्रेट हो, और उनकी गवर्नमेंट अगर बोलती है, जिसमें क्लॉज में होगा, सोहेल भाई को ज़्यादा अच्छा पता होगा, इसमें आईसीसी के क्लॉज में सिक्योरिटी कंसर्न दिया हुआ है। एक पूरा डिकेड अगर देखते हैं 2009 के बाद पाकिस्तान में टीम नहीं आई, उस वक्त इतने ज़्यादा हालात बुरे नहीं थे। 2016 में जिम्बाब्वे पहली दफ़ा बड़ी मुश्किलों से आई थी, तो हमारी एक जनरेशन ने तो क्रिकेट देखी ही नहीं। तो क्या है कि सिक्योरिटी कंसर्न थे ना यहाँ पे, उनको प्रॉब्लम थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोशिश की कि टीम्स आना शुरू हुए, और अब PSL का फाइनल भी 2016-17 में पाकिस्तान में हुआ और उसके बाद टीम्स आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भुगता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान नेशन ने किया है। तो वही चीज़ अगर लेके बांग्लादेश के ऊपर रखते हैं और वो आती है इंडिया के ऊपर, फ्लैग आता है कि पाकिस्तान ने मना किया हुआ है और फिर बांग्लादेश, अब यहाँ पे क्रिकेट कम्युनिटी या क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि ये न्यू डेवलपमेंट है।
न्यू डेवलपमेंट में क्लॉज तो आईसीसी के मौजूद होंगे, आप मीटिंग करें, जो कि वोटिंग होगी, और ये वोटिंग से बाहर की चीज़ें हैं। वोट हो भी जाए तो अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट बोलते कि हम सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा राशिद भाई, एक ब्रीफ मेरे जहन में वैसे ही आ रहा था, टीमें तो चले टीमें हैं, मतलब दीगर टीमों के साथ भी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिन और एक्चुअल पाकिस्तानीज आर अ मेंबर ऑफ देयर स्टाफ। मतलब बॉलिंग कोच उन्होंने मुश्ताक अहमद साहब को देख लें, बॉलिंग कोच है बांग्लादेश के। सो हाउ वुड ही गेट टू नहीं, एंड आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि जिस बांग्लादेश प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान, उनको तो इंडिया ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से ही रिफ्यूज कर दिया था। उनको लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई इन लोगों की क्या जगह बनेगी, फिर कैसे जगह बनेगी? देखिए, वीजे की क्लियरली पॉलिसी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को वीज़ा नहीं देंगे। अगर वो ब्रिटिश पास होल्डर है या कहीं का भी है, उसको सरेंडर करेगा तो उसको हम देंगे। वो चीज़ उनकी वहाँ मौजूद है। शोएब बशीर, जो सोहेल भाई अभी बात कर रहे थे, 2023 की शायद टूर था, पहला टूर था, बैन स्टोक लेके आया उनको दुबई में रुकना पड़ा। उस्मान ख्वाजा को एक ज़माने में रुकना पड़ा था बाहर, तो उनको बाद में, अब सिकंदर रज़ा हैं, उनको जाना है खेलने वहाँ पे। और भी एहसान आदिल है, शायद अमेरिका से सिलेक्ट होते हैं। पूरी यहाँ की टीम है, ओमान की टीम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मौजूद हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, और इश्यूज रहेंगे। तो इस पर तमाम ममालिक को ये बात करनी चाहिए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी करें, उनके पास में ये चीज़ हो चुकी है। अच्छा, हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे क्योंकि एक और बात भी हमने करनी रात में आपसे। सोहेल भाई, आपको क्या लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट जाहिर है आपकी कम्युनिटी है, डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला किस तरह से सेटल होता हुआ नजर आ रहा है? बांग्लादेश के लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन क्या वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं एट दिस स्टेज? सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज उठेंगे उसमें वो अपना उन्होंने केस साबित करना है, या ये पॉलिटिकल है या उनको सिक्योरिटी वाला मामला है। ये चीज़ उन्हें साबित करनी है, क्योंकि इंडिया की तरफ से या आईसीसी की तरफ से जो एक कम्युनिकेशन हुई है, जो हमें पता चला है, वो इसको एक पॉलिटिकल सिनेरियो करार दे रहे हैं, वो इसको सिक्योरिटी कंसर्न करार नहीं दे रहे। अब केस जो पेश करना है, जो कि आसफ नजरत जो उनके एडवाइज़र है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो सेक्रेटेरिएट में वहाँ का ढाका का है, वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम आज या कल ईमेल अपना तफसीली जवाब देंगे और उसमें हम अपना केस जो है वो मजबूत अंदाज में पेश करेंगे। तो इससे अंदाज़ा यही होता है कि अब उन्हें साबित करना है कि ये सिक्योरिटी का मामला है। अब कितने स्ट्रांगली वो साबित करने में मुस्तफिज आ रहे थे किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से थोड़ी कोई रोका हुआ था। मुस्तफिजुर रहमान को अगर जान से मारने के लिए धमकियां मिल रही हैं, और शाहरुख खान को भी आपको पता है उनके खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया गया, और क्या तूफान बदतमीजी और क्यों ना उसको चल रहा था लिया जाए। मतलब जब उनके अगेंस्ट कोई इस किस्म की बात हो तो वो तो बड़े सीरियस हो जाते हैं। अपने हीरोज अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैदान में, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, हाथ में ला लेते थे आफ्टर द मैच, या हंस के बात कर लेते थे, उस पे ये तूफान खड़ा करते हैं और बवाल मचाते हैं। सो yeah, this is not going to be easy, but this is still a developing story. सोहेल भाई, आपको हम शुक्रिया करेंगे यहाँ पे, and we are going to talk about PSL. बस लास्ट चीज है बिफोर PSL, कैन राशिद भाई बांग्लादेश अफोर्ड टू डू दिस? मतलब आप समझ लें कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री है, जब स्टैंड लिया, कल ही मैं बात कर रहा था, मतलब डिस्पाइट ऑल द लॉस, वो तो हमने डिस्कस कर दिया उसमें। अच्छा, हमारी 4 मैचेस हैं प्लेऑफ्स के, कुछ कंट्रीज की 3 कलकत्ता में, 1 मुंबई में, उसमें बहुत जरूरी है पाकिस्तान की बैकिंग। पाकिस्तान की बैकिंग कर रहे होंगे पीछे, बांग्लादेश अकेले नहीं फाइट कर सकता, इसमें ज़रूरत होती है तमाम की सपोर्ट की। हमें श्रीलंका की सपोर्ट किसी तरह मिल सकती है सपोर्ट। देखें अभी जो सीरीज हुई है, देखें जब ये यहाँ पे आए थे श्रीलंका और थोड़ा सा प्रॉब्लम हुए थे, रोक लिया था, तो उन्होंने सपोर्ट की। वो पास में भी देखें 2009 में जो हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने सपोर्ट की। पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और अभी जो सीरीज हुई है इसमें भी उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी तरफ आए, आप खेलें, और पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है। जब आप उसमें जाते हैं ना फाइनेंशियल उसमें, तो वो हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने टारगेट्स होते हैं। अच्छा जी, राशिद भाई, आज बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि PSL सीजन 11 उनका आज टीम ऑक्शन होने जा रहा है। 2 टीमें ऐड हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जाहिर है पहले ही 6 शहर सामने आ चुके हैं, वो लिस्ट हमारे सामने है। उनमें से बिडर्स किसको पिक करते हैं, किसको नहीं करते हैं। आप किसको करेंगे? ये मेरा ख्याल है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। मैं आपसे पूछूंगा। एक टीम से बड़ी बात हो रही थी, उन्होंने पूछा एक बिडर से आपकी बात, एक बिडर से, हाँ, वो चाहते थे कि राहुल पिंडी को लेना, कि फाइनेंशियली भी और सारी चीजें, इस्लामाबाद और ये एक स्टेडियम भी अच्छा है,
मैं जा रहा हूँ मुजफ्फराबाद की तरफ। आप मुजफ्फराबाद क्योंकि वो स्टेडियम आपको मिल सकता है, और शायद बड़ा पिंडी ना खूबसूरत स्टेडियम है मिले। वैसे तो और क्या है, कहने से। पूरा जो मीडिया है ना टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद। मुझे लगता है कि फैसलाबाद मैदान मार लेगा इस दफा। ये तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि फैसलाबाद इज नाउ जो बिडर है 2-3 स्टेडियम वो इज नाउ रावलपिंडी। आल्सो एन इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू, पीएसएल भी हो रहा है, सो फैसलाबाद फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है, सियालकोट भी Financially प्लीज बाकियों के भी नाम ले ले, लोग नाराज। हैदराबाद, ये लिस्ट है पूरी। सियालकोट है बीच में, गिलगित है। हम तो Would you चाहते हैं नया believe? स्टेडियम में भी मैचेस हों, हम तो चाहते नया हैं। सिस्टम की कंडीशन सुना था, देखिए अगर पीसीबी जीत चेयरमैन ने गई कहा कि उसको दोबारा बनाएंगे। अगर बिड हो गई और जाहिर टीम मिल गई हैदराबाद को, तो फिर तो सब कुछ हो देखिए जाएगा। हम चाहेंगे, एक साल से हमारे पिशावर ज़ल्मी है, पिशावर में मैचेस नहीं हो रहे, कोयटा ग्लेडिएटर है, कोयटा में मैचेस नहीं हो रहे, हमें इसको पहले डेवलप करना है। होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट है वो आ नहीं पा रहा फाइनेंशियली ना। कोयटा ग्लेडिएटर का होम ग्राउंड कराची होता है, कभी लाहौर होता है, ज़ल्मी का कभी लाहौर होता है, कभी रावलपिंडी होता है। तो इसमें कर लें तो उसके बाद हमारे पास स्टेडियम तो मौजूद हैं। अब देखें, सुनने में आया इस्लामाबाद D12 में भी बनने जा रहा है, वो भी हो जाएगा। इस्लामाबाद का अपना हो, रावलपिंडी अपना, तो तमाम 8 की 8 फ्रेंचाइज का अपना ग्राउंड होगा तो अपनी सपोर्ट होगी। और पीसीबी को चाहिए कि इनको दें, अपने पाथवे बनाएं, अंडर 13 टीम, अच्छा, अंडर how 15 टीम। iconic or how big of a milestone is it for PSL and obviously for Pakistan cricket भी जाहिर है एक सूदमंद है, एक्सपेंशन होने जा रही है, एक कामयाब बिजनेस मॉडल के तौर पर अब ये साबित हो चुका है, अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है, जाहिर है तभी यहाँ से इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। सो क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कितनी बड़ी अचीवमेंट, या वी हैव कम रियली अ लॉन्ग वे थोड़ा फ्रॉम change करना PSL पड़ेगा। being started in UAE and then final in पाकिस्तान Pakistan में। till this day? नहीं, शुरू के 3 साल अगर तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, जिस तरह से ग्रोथ थी इसकी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो एक डोमेस्टिक का इवेंट बन के रह गया। लोग, होता क्या है कि जब इतना बड़ा इवेंट होता है ना, तो कराची जिनकी मार्केट में या किसी बड़ी शॉप पे शर्ट हो वो खरीद रहे हो, वो जो रेप्लिका की जो चीज़ें थी वो नज़र नहीं आई, वो मर्चेंडाइज नज़र नहीं आई। और बहुत सारी चीज़ें जो कि पूरे साल इनको लाहौर कलंदर्स के अलावा मेरा नहीं लाहौर कलंदर की तो मर्चेंडाइज मैंने और अपने फिर नहीं, लाहौर इर्द गिर्द देखा है। डेवलपमेंट की बात कर बहुत रहा हूँ। आउटसाइड क्रिकेट भी बहुत कुछ करते जैसे रहते हैं। 9 मंथ या 10 मंथ की क्रिकेट है, उसमें आपकी फ्रेंचाइज को एक्टिव होना चाहिए। हमने इंडियन फ्रेंचाइज का मालूम किया। ये तो फ्रेंचाइजों का भी थोड़ा नहीं, सा आपके बाई लॉज जो पीसीबी के होते हैं उसमें देना चाहिए कि आपका अपना होम ग्राउंड होना चाहिए। मतलब एक तो पीसीबी दे रहा है, लेकिन आपका अपना होना चाहिए जहाँ के आपकी अकेडमीज चल रही हों, आपको एक स्टाफ हो, एक कोचिंग स्टाफ हो, लेके चल रहे हो। इसको और बड़ा करने के लिए हमें ऑक्शन पे जाना पड़ेगा। हम ड्राफ्ट पे जा रहे हैं। जैसे आप एक प्लेयर है, मैं परचेज भी करना चाहता हूँ कि आपकी बोली लगे पूरी मार्केट में, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे डिसाइड होगी। हम पहले से डिसाइड करके देते हैं कि बाबर आजम की, शाहीन की, इनकी वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर कोई टीम लेना चाहती है तो बाउंड होती है, उनकी बोली का बारी उनकी दी जाती है। सो आपका ख्याल में हाँ, लेकिन प्लेयर्स की भी राशिद भाई- ऑक्शन होनी चाहिए, ऑक्शन होनी चाहिए। और और इस तरह टीमों की आज ऑक्शन हो रही नहीं, है। और फिर कैटेगरीज भी तो होती हैं ना, मतलब ये सारे हाँ, प्लेयर्स जाहिर की है, तो वो category- ऑब्वियसली टॉप उसमें प्लेयर्स तो की होती है कि किन पे ऑप्शन होगा, कि आप फर्ज करें आपका नाम नहीं सामने लिख रखते हैं कि 8 टीम हैं, जो लेना चाहेगा तो फिर आपको आपकी रियल वैल्यू मालूम चलेगी। अभी तो 140 दिया हुआ है कि 1.4 मिलियन है आपका, या इतने पैसे हैं, उसमें ही लेना है आपको। जैसे प्लेटिनियम कैटेगरी है, उसमें कि $1,40,000, $1,50,000, $1,60,000, 3 कैटेगरी है। जैसे लाहौर कलंदर हो गया, हारिस हो गए, राशिद हो गए या शाहीन हो गए, 3 को अलग अलग पैसे मिल रहे हैं 10,000 के फ़र्क से। वो ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है वो 2 से ऊपर चला जाए, 3 से ऊपर चला जाए। तो जो 10 साल में 2016 में जो वैल्यू थी ना, वो आज भी वही है। वो आप आपको कह रहे हैं चेंज कि आप करें, उस वो चेंज तरह नहीं real time करें। में और ऊपर अगर हम नहीं गए। देखते हैं कि पहले हम डॉलर्स में करते डील, अब हमने रुपीज़ में कर दी, तो इसी तरह से जो वैल्यू बढ़ाई है हमने, उसी तरह प्लेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर उनको 1.4 मिलता था, वो अब 2.4 हो जाना चाहिए। 10 ईयर्स में इतनी ग्रोथ तो हुई होगी। लेकिन आज जो है बिडर्स भाई 10 have a बिडर्स point, मैदान Rashid में भाई। होंगे और वो लिटरली तन मन धन की और ज्यादा धन की बाजी लगाएंगे। Naturally, ऐसा ही है। नेचुरली जाहिर है, अगर आपको अपने तो जी- मनपसंद अपने पसंदीदा शहर की टीम खरीदनी है तो पैसे तो लगाने तो पड़ेंगे। बेसिकली 2 टीमें हैं जी, पिक करेंगे, बिडर्स विल बिड, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो कौन से शहर की टीम है, दे विल अनाउंस इट देयर, और फिर वो नाम शाम रखना, वो सारी बात की बातें हैं। इट्स एक्साइटिंग,
बहुत शुक्रिया राशिद Thank भाई you, फॉर Rashid बीइंग bhai. हियर। Thank you for being with us this morning. नहीं ये बताना होता है ना कि हम इस्लामाबाद में हैं और इंशाल्लाह कल भी हम यहीं होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद में बैठे कराची का एक इशू है जिस पे हमने बात ज़रूर करनी है, क्योंकि कराची में आवारा कुत्तों की तेज़ी से बढ़ती तादाद शहरियों के लिए एक नई तरह की परेशानी जो है वो बनी हुई है। और शहर के और अब से तो नहीं है उमा, कब ये से कुछ अरसे से है, लेकिन नाउ इट्स getting a little out of hands. आउट ऑफ हैंड्स। और शहर के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज इन नंबर्स है। सड़कों के किनारे मौजूद कचरों के ढेर कुत्तों की जो है वो आमाजगाह बने हुए हैं। और अब आलम ये है कि 2026 के सिर्फ 5 दिनों में 850 अफराद इन आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो चुके हैं। This is अब्दुल्ला, ये कोई scary. दैट इज स्केरी मतलब। एंड देन आपको पता है पूरे सिंध की हम बात करें तो लाखों की तादाद में कुत्तों के डॉग बाइट्स जो हैं उनकी भी खबरें हैं और उसके स्टैट्स भी हमने एक दफ़ा शेयर किए थे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरली द फर्स्ट वीक ऑफ दिस ईयर। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, आई डोंट नो, बट मुझे थोड़ा खौफ आता है यार, आता है कुत्तों ऑफ से। कोर्स, आता मतलब है। आ ही And जाता है और it's- इस किस्म की खबरें हो तो आ ही जाता है। हाँ, and अच्छा, immense respect obviously for animals and for those who we all love animals, but ये बहुत हौलनाक सूरत हाल बन जाती है, particularly रात के औकात में। अगर आपके पास छोटे बच्चे हों और आप लिटरली अगर एक बच्चा आपके साथ चल रहा हो और पूरा गौल आता है 7-8 कुत्तों का, बट जाहिर है जानवरों को इस तरह मारना भी मुझे लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना पड़ेगा। इनफैक्ट मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस मामले में अपनी मजबूरियां जो हैं वो भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो समझते हैं कि कुत्तों को मारने के अलावा और कोई हल भी नहीं, कोई हल वैसे होना चाहिए। विल टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ बिट। मेयर साहब ने क्या कहा सुने। मैं भी बल्दिया की आवाम के सामने हूँ, इत्तेहाद कॉलोनी की आवाम के सामने हूँ। इनसे पूछूं कि आवारा कुत्तों को क्या करे तो ये जवाब मुझे देंगे सर मार दे। लेकिन मैं जब क्लिफ्टन जाऊँगा वहाँ पे 10, 12, 15 लोग हैं, वो कहेंगे नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे शहर में मैं बार बार कहता हूँ 15-20 अफराद हैं, 25 लोग हैं। वो चाहते हैं कि वो 20-25 लोगों की सोच जो है ना वो 2.5 करोड़ लोगों के ऊपर हावी कर दी जाए। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए जैसे ये लोग मांगते हैं तो फिर कलिंग करनी पड़ेगी। हम दोनों फैसलों के लिए तैयार हैं। तो मैं जो फैसला आवाम करना चाहे ना, मैं फैसला करने को तैयार हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आवाम और आवाम के नुमाइंदे जो फैसला करते हैं ना, वो 20-25 लोग जाते हैं अदालत में कोई अपनी कहानी पेश करते हैं और अदालत कोई ऑर्डर कर देती है, जिसकी वजह से फिर रुकावटें आती हैं। जो हालिया दिनों में मुझे कल भी लोग रिपोर्ट भेज रहे थे कि गालिबन पिछले 5-6 रोज में कुछ 100 वाकयात इस तरह के हुए हैं। तो जिन लोगों के साथ वो वाकयात गुजरे उनकी तकलीफ पूछें कि वो क्या न्यूट्रिंग चाहते हैं, कलिंग चाहते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि विल जो है ना पूरे लोगों की देखने की ज़रूरत है। चंद अफराद जो है ना वो फौकियत हासिल नहीं कर सकते इन मामलात के ऊपर। अच्छा, कुत्तों को मारना है या उनकी आबादी बढ़ने पर पाबंदी के लिए नसबंदी वगैरह का तरीका, इस पे पहली दफ़ा बहस नहीं हो रही है। मगर अगर नसबंदी भी हो रही है और जाहिर है कुछ किए भी गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद की नसबंदी कैसे की जाए, क्या किया जाए, और इस बारे में खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी कुत्तों की हलाकत के खिलाफ रही हैं। बड़ी ओपनली इस बारे में वो बात करती रही हैं, एक्स पे पैगाम लिखती रही हैं। और उन्होंने मीरपुर खास में कुत्ते को मारने का बाज़ाब्ता नोटिस लिया था। शहर में आवारा कुत्तों की आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब जो भी करना है बहला कराची की शहरी हुकूमत ने करना है और आवाम चाहते हैं कि किसी तरह इस परेशानी का हल निकले। क्या हल हो सकता है? बिकॉज परेशानी की बात डेफिनेटली आप अपनी गली में ही ना निकल सकें बाहर। आपको डर लग रहा हो आप अपने बच्चों को बाहर ना भेज सकें। पर वो पूरा एक गैंग था and people stopped going to the beach. Yes, मतलब this is a serious matter. However, फिर भी उनको मारना we are kind of against it. चले शवाला के पास बाद में जाएंगे। जूड हमारे साथ स्टूडियो में। आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जूड। So शवाला is with us now. जी शवाला। जी शवाला चले। अच्छा, हम जूड बताइएगा क्या हाल है। जाहिर है एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं आप, क्या करें? और ये आई एम श्योर ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होती होगी, ये कोई इतनी हम सिर्फ हमारी इतनी रेयर नहीं है जी। It's a problem that's been happening over the last 70 years. We've been hearing about cases of dog bites and dog culling. But let me be absolutely clear here, and it's important कि हम from a scientific standpoint to understand the grassroots reality कि हो क्या रहा। Pakistan doesn't have a dog population or a dog bite problem. Pakistan has a garbage management problem. Oh. Yes. And it's important So to आप कह रहे understand हैं this. This is not my point of और view. हम- This is the point of view of
हम यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जरूर हम कोशिश करेंगे कि उर्दू में बात करें ताकि सबको जी, समझ आए। जी। आप कह रहे हैं कि कूड़ा करकट सही तरीके से ठिकाने ना लगना बिल्कुल रियल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, दैट इज द कोर इशू। ये मेरे व्यूज एंड ओपिनियंस नहीं है, ये WHO का ओपिनियन है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से ये चीज़ें फॉलो होते हैं, बस पाकिस्तान एंड इंडिया में फॉलो नहीं हो रहा है। और मैं आपको बड़ी तफसील से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि होता क्या है। आपके ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ आपके गार्बेज डिस्पोजेबल इश्यूज इंक्रीज़ हो रहा है। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप तस्वीरों में चेक करें, पिक्चर्स में चेक करें, जहाँ जहाँ ये कुत्ते नज़र आ रहे हैं वहाँ पे कचरे नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये भी सही बात ठीक कर है, रहे हैं आप। आपको एक क्लीन एरिया में आपको कुत्तों वगैरह नज़र नहीं आएंगे। ये कचरा जो है वो एक इकोसिस्टम को फीड कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ कुत्ते की इशू नहीं है। यहाँ पे कुत्ते भी खाना खा रहे हैं, स्ट्रे कैट्स भी खाना खा रहे हैं, चूहे भी खाना खा रहे हैं, लालबेग भी वहाँ पे है, फ्लाइज है, ऑल काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ साफ तरीके से इग्नोर किया है और कहा है कि नहीं, डॉग ज़्यादा प्रॉब्लम। नहीं तो डॉग अगर चलें ठीक है, ये भी एक बात है, आपने सही आइडेंटिफाई किया कि ये कचरा एंड ऑल दैट। ये इस पहलू पे इससे पहले नहीं डिस्कशन हुई कि द रियल प्रॉब्लम जो इकोसिस्टम बन रहा है वो कूड़ा सही ठिकाने लेकिन ना लग कुत्ते काट क्यों रहे हैं लोगों को फिर भी? हाँ, क्योंकि जब आपके पॉपुलेशंस वहाँ पे हैं, ज़्यादातर आप डॉग बाइट केसेस को एग्जामिन करें तो मोस्ट ऑफ देम आर किड्स, दे नॉट एडल्ट्स। ज़्यादातर किड्स है, 80% इज किड्स। क्यों? क्योंकि बचपन से पेरेंट्स ने बच्चों को एजुकेट किया है कि बेटा वो कुत्ता है जो है ना वो आपको काटेगा, तो वो उठा के, नेचुरल तरीका ये है कि पत्थर उठा के मारते हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अगेन आई गॉट फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल, ये मेरे राय नहीं है, ये इंडस हॉस्पिटल के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि ज़्यादातर बच्चे को कुत्ते काटते हैं। अच्छा हम शवाला के पास चलेंगे। शवाला, बताइए गए जो 850 वाकयात हुए हैं, मतलब ये डॉन्टिंग फिगर्स हैं। अब क्या हालत है इनकी? वैक्सीन इतनी, अव्वल तो वैक्सीन का भी पिछले दिनों इशू बना हुआ था, लोगों को मिल नहीं रही थी, और जिनको मिल रही थी वो काम भी नहीं कर रही थी। किन इलाकों से, कराची के किन डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा केसेस आ रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला, अगर हम साल 2025 की बात करें तो इख्तिताम पे भी हमने यही बात की थी कि जो केसेस है थ्रू आउट द ईयर वो बहुत ज़्यादा रहे थे। अब 2026 के इब्तदाई 5 दिनों में ही मुख्तलिफ अस्पतालों से सरकारी जो 850 केसेस हैं वो पुराने को भी इसमें, तो मजमूई तौर पर जो तादाद है वो 5 दिनों में हज़ारों तक भी पहुंच रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक जो ह्यूमन लाइफ है वो रिस्क पर है। ज़्यादा जो केसेस हैं बल्दिया से हैं, हब चौक से हैं, कोरंगी से हैं, लांडी से हैं, ये वो इलाके हैं जहां से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तो इस तरह के केसेस भी हमने देखे हैं कि इन्फेक्शन फैलने से एक जो शख्स था 41 ईयर्स ओल्ड, उसकी उंगली भी काटनी पड़ी। तो इस हद तक हम ये देख रहे हैं कि इंजरीज़ काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों का इसमें शुमार काफ़ी ज़्यादा है। इंतज़ामिया पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है क्योंकि जो एक रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 2022 में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया भी गया था, उसके ऊपर भी हम ये देख रहे थे कि बात ये हुई थी कि न्यूट्रल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को। लेकिन अब हम जो उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं, मैं कराची ने खुद ही कहा है कि जो ये रिजल्ट्स हैं न्यूट्रल करने के वो बिल्कुल ही फेल्ड हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वो प्रोग्राम था वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा पहले मरहले में 1 लाख तक कहा गया था कि जो डॉग्स हैं उनको न्यूट्रल किया जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट्स उसके बाद हमें मिले वो किसी ने हमें नहीं बताया कि उसमें से कितने डॉग्स हैं जिनको न्यूट्रल किया भी गया, कितनों को वैक्सीन भी दी गई, जबकि बजट भी जो है उसके हवाले से मुख्तस होता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ भी जो मॉनिटर है, रिकैप्चरिंग है, वो कुछ भी निज़ाम यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब इंतज़ामिया को एक प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का वक्त आ गया है। लेजिस्लेशंस और ये सारी चीज़ें तो अब हो चुकी हैं, लेकिन अब प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का वक्त है कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन की शवाला आप बात कर रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को मॉनिटर भी किया जाए क्योंकि जो केसेस हैं वो बहुत वर्स्ट होते चले जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन में लास्ट ईयर से ये देख रहे हैं कि वो केसेस रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे हैं, बल्कि वो मज़ीद वर्स्ट हो रहे हैं। और गॉट इट। शवाला जूड, आपसे जल्दी से फिर हम ब्रीफली आप बता दें, दुनिया में हमने देखा है कुत्ते इसी तरह ही फिर रहे होते हैं और लोग उनको फीड भी कर रहे होते हैं और उनको टैग्स लगे होते हैं और उनकी वो वैक्सीनेटेड होते हैं, ये हुकूमतों का काम होते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम भी किया जा सकता है। I just want to make 2 points very clear, so it's important for everyone to understand. पहली बात यह है कि it's not that TNVR has been ineffective. TNVR in Pakistan has not been implemented properly क्योंकि funds जो है ना वो misappropriate वो होता है, ठीक है? This is on record. The second thing is that dog culling से
the problem will not go, the problem will increase. जहाँ आप उस इलाके में आपने कुत्ते मारे हैं, new dogs will come and they will fill in the gap. This is proven, tested, these are according to WHO standards. We cannot ignore these. ये जो आप कूड़ा करकट की बात कर रहे थे, इनकी रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है। इनकी reproduction, natural reproduct जाता है, not just in dogs but in all the scavengers. आप food supply इनकी cut off करें, खत्म। अपना टाइम फ्रेम लाइफ स्पैन पूरा करके बिल्कुल वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि अच्छा वी टॉक अबाउट डॉग पॉइजनिंग, खाने में जहर दे के हम डॉग्स को ख़त्म करेंगे। मेन प्रॉब्लम यह है कि रैबिट डॉग विल नॉट ईट दैट पॉइजन। रैबिट डॉग जो है ना वो पॉइजन, ना वो कुछ खाते हैं ना वो कुछ पीते हैं। 2-3 दिन के अंदर अप टू 15-20 days they will automatically die, but rabbit dogs don't eat. So who are you poisoning? बड़ा पॉइंट the healthier dog. You're poisoning the healthier dogs. Got You're not it. solving the rabies problem. वाह, बहुत शुक्रिया। Got it, Jude Allen, thank you for being here. बेसिकली ये प्रॉब्लम उन कुत्तों का नहीं है, प्रॉब्लम शहरी हुकूमत का हाँ, है, और जिसने मैनेजमेंट का है। शहर को साफ रखना है। हाँ, अगर शहर साफ रहेगा और कूड़ा सही से ठिकाने लगेगा तो ये प्रॉब्लम्स खुद ही हल हो जाएंगे। ये बात आई होप कि समझ में आए और इस पे अमल दरामद हो। अच्छा, जल्दी से बिफोर द ब्रेक आपको बता दें, जियो टेलीविजन का ड्रामा केस नंबर 9 जो है वो आज उसकी लास्ट एपिसोड है। कल वाली एपिसोड आपने देखी होगी। मतलब व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इन देयर एज वेल। ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस वगैरह तो हैं, उनको साइड पे रख भी दें, लेकिन ये बातें, ये इन्फॉर्मेशन जो है जो इस पूरे ड्रामे से निकली है, ऑनेस्टली इन्फॉर्मेशन क्या, मैं तो कहूँगी एजुकेशन है। अच्छा, सच की फतह तो होगी, लेकिन वो फतह कैसे होगी, क्लाइमैक्स इसका आप जानिए। ये जीत जो होगी शहर की, इसका सेहरा किसके सर सजेगा, आपको पता है। ये हमारे दोस्त जियो के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के कलम का शाहकार है। वजाहत हुसैन की ब्रिलियंट डायरेक्शन है और जियो और अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन है, असद कुरैशी, अब्दुल्ला कादवानी की। सो हैट्स ऑफ टू द टीम। जबरदस्त इस्लामाबाद और शदीद ठंड है ओवरऑल। मुल्क में सर्दी ने डेरे डाले हुए हैं, फिर धुंध है, मैदानी इलाकों को तो मुतासर कर ही रही थी। सुबह सुबह हमारे पास अपडेट ये आई थी कि मौसम की खराबी की वजह से पेशावर का हर रोज किसी और शहर का फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब हुआ होता है। पेशावर का फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब हुआ, 2 परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल की गई। परसों जब हम इस्लामाबाद आ रहे थे तो यहाँ का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर था, घंटों परवाजें डिले हो रही थीं और बाजों को तो कराची डाइवर्ट करना पड़ा। और इस्लामाबाद में सर्दी तो पड़ती है लेकिन धुंध नहीं होती थी उस तरह। ओवरऑल मौसम की सूरत हाल और ये जो धुंध का फिनोमेना इन इलाकों में भी अब बहुत ज़्यादा विजिबल आ रहा है, नज़र आ रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग इस पे। हुमा छत पे शदीद सर्दी और हल्की भीनी भीनी मीठी मीठी धूप में आपका हम सब का इंतजार कर रही हैं। जी हुमा, व्हाट्सअप। हुआ ये अब्दुल्ला, हुआ ये कि स्टूडियो में ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, और माना कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है। हाउएवर धूप निकली हुई है, बड़ी अच्छी इस वक्त फीलिंग हो रही है। एक टकोर टाइप फीलिंग जो होती है ना, डेफिनेटली हो रही है। और आपने जो धुंध की बात की है तो वो डेफिनेटली हर शहर को अपने हिस्से की धुंध जो है वो मिल रही है। फ्लाइट ऑपरेशंस की आपने बात की एंड यू आर वेरी राइट कि ये कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में थी या पेशावर में है, लाहौर में तो रहती है। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कितना इजाफा होने वाला है धुंध में। सो डू वी हैव आवर गेस्ट विद अस? वी डू। जी मेहर साहब, खान साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा जी बिल्कुल सर, आपसे अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एज वेल। और आपसे यही पूछेंगे कि जो टेम्परेचर हम देख रहे हैं, ये ठंड बढ़ती चली जा रही है या हमें फील हो रहा है? व्हाट इज द फोरकास्ट सेइंग? All right, so we'll try to connect with him once again. But yes, ये ठंड बढ़ रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। ओवर द वीकेंड हम मौसम भी मालूम करेंगे, लेकिन धुंध का फैक्टर। हुमा, यू हैव ग्रोन अप इन इस्लामाबाद। आपको याद है कि मेरा जब ज़ाहिर है सर्दियों में आना जाना तो होता था, माई फैमिली यूज्ड टू लिव हियर एज एन रिलेटिव्स एंड ऑल। धुंध नहीं होती थी इस्लामाबाद में उस तरह से, मतलब विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाना नहीं होती थी ना?
You are very right, Abdullah. This is a relatively new phenomena and I would actually like you all to see around me as well. मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे दूर दूर तक जो मैं देख रही हूं तो मुझे धुंध जो है वो नज़र आ रही है। चलें, ये तो हम सर्दियों के साथ, विंटर के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ये वाली जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस आई रिमेंबर फ्रॉम माई टाइम इन इस्लामाबाद एज वेल। बट जो हम फॉग और स्मॉग की सिचुएशन जिसमें फ़्लाइट ऑपरेशंस डिसरप्ट हों, दैट इज़, आई वुड एक्चुअली थिंक दैट इज़ अ न्यू फिनोमिना। इसको हम एसोसिएट नहीं कर सकते थे। अच्छा, मेहर साहबजाद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेहर साहबजाद खान साहब, प्लीज़ हमें ज़रा रहनुमाई करें, आप वेदर एक्सपर्ट हैं, कि मैदानी इलाकों में तो धुंध होती है, इस्लामाबाद में अब इस हद तक धुंध होना कि फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होना, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाना, ये क्यों हो रहा है सर? देखिए, ये फिनोमेना वैसे तो नॉर्मली जो हमारे ये होता है, ये एक्चुअली आपकी जब ज़मीन ठंडी हो जाती है, यानी वो उसका टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है, एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है, तो फिर उसके बाद धुंध बनना शुरू हो जाती है। नॉर्मली एटमॉस्फेयर में जो होता है, एटमॉस्फेयर आपका जो होता है वो ठंडा होता है, लेकिन ज़मीन गर्म होती है। लेकिन ये इसका इन्वर्जन जो होता है वो आपको जब ज़मीन ठंडी हो जाए और एटमॉस्फेयर ऊपर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर ये होता है। लेकिन ये चूंकि आपको पता है कि जी हमारे ये इस्लामाबाद जो है वो इस इलाके में आता है कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी ना तो इतना ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और ना इतना मैदानी इलाका है, तो यहाँ पे जो फिनोमेना था वो बड़ा कम होता है। लेकिन होता रहा है, मैं ये नहीं कहता कि जनाब अली नहीं होता रहा, बहुत कम होता है। लेकिन ये फिजिकल कंडीशंस जो हैं पिछले दिनों से ऐसी को क्रिएट होगी। और आप देखें कि जी क्लाइमेट चेंज ने तो हर एक चीज़ को तब्दील करके रख दिया हुआ है। आप देखें कि जी जो फिनोमेनाज नहीं होते थे, अब वो बड़ी यानी वो रैपिडली होने लगे हैं और फ्रीक्वेंटली होने लगे हैं। तो ऐसी चीज़ जो है ना, वो अब क्लाइमेट चेंज जो है, आपको पता है कि इसने पाकिस्तान को वो कितना इफेक्ट किया हुआ है, चाहे वो सैलाब हों, चाहे वो बारिशें हों, लपेट में है। इनफैक्ट आई वुड से हमारा पूरा रीजन ही। अच्छा, आई नो दैट वी हैव टू टेक अ ब्रेक अब्दुल्ला, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम ज़रा पैन करके कैमरे के थ्रू आपको दिखाएं। इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन इस्लामाबाद। और नॉर्मली आपको पता है मैं अपने शो पे सनग्लासेस नहीं पहनती, लेकिन कोई ऐसी कड़कती धूप निकली हुई है। इट्स लुकिंग स्टनिंग एंड आवर व्यूअर्स शुड एंजॉय द व्यू। शुक्रिया मेहर साहबजाद खान साहब। सर्टनली कड़ाके की ठंड भी है, लेकिन साथ ही बहुत ही प्यारी धूप भी निकली हुई है। और ये यहाँ सूरज बिल्कुल अपनी आंखों पे, हमारा जहाँ ऑफिस है उसकी छत पे चमक रहा होता है। अच्छा भाई, शुरू में हमने बड़ी तफसील से क्रिकेट की बात की है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद मेरी एक लाइन है जो हम कल के बाद नहीं कह पाएंगे कहीं। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद, हुमा के इसरार पर। भाई, यू नो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान, तो बनता तो है इफ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस। अब बताएं। अच्छा, हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है भारत और श्रीलंका में, और उसकी ट्रॉफी की रुनुमाई हुई है श्रीलंका में कल। That is very आपको true. पता है हमारा फेवरेट काम है ट्रॉफी पे We तज्जिया love देना। to analyze the trophies. कुछ हमें अच्छी लगती है and we are very honest about it as well. कुछ दिखाएं हमें जरा। अच्छी लगती हैं, कुछ बहुत अच्छी लगती हैं। So कुछ इतनी there अच्छी नहीं is भी it. लगती। ये पर्दा हटेगा, ये हमारे ही मैच के दौरान एक्चुअली दिखाई गई है। दंबोला में हमारा, आपको Can we पता have है, अखबार? T20 मैच हुआ है जो हम जीते हैं 6 विकेटों से। और उसी मैच के दौरान इस ट्रॉफी की, जो आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, उसकी रुनुमाई हुई। क्या लग रहा है आपको अब्दुल्ला, कैसी लग रही है? I think I still need to see the I close can't shot. really see it much. But- Is it crystal or is it पुरानी silver? वाली है जी, पुरानी वाली है। अच्छा, बस यही चल रही है। हाँ, यही चल रही अच्छा, है। यही हाँ, चल रही है। ओके, चलिए, फिर यही चल रही होगी तो फिर तो अच्छी है, क्योंकि पहले हमने शायद तारीफ कर दी होगी। अच्छा जी, अब कम बैक टू अस, और हम ज़रा दीगर मामलात पे बात करेंगे। और आपको पता है सियासी मामलात पे तो हमारी नज़र होती ही है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे कॉलीग्स, हमारे साथी, सीनियर तज्जिया का, सीनियर सहाफ़ी, और सर्टनली सियासतदानों का मौक़िफ़ भी एक रेगुलर पार्ट होता है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि मुल्क के सिक्योरिटी मामलात हों या सियासी, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और पार्टी पॉलिसी असल में है क्या,
किसी को पता है? सच्ची बात है कि हर तरफ इबाम ही इबाम है। मुज़ाकरात के इशू पर भी पार्टी में 10 तरह की आवाज़ें जो हैं वो बुलंद होने लगती हैं बल्कि, और कोई बातचीत की बात करने वाले को पार्टी से निकाल देने पर तुल जाता है, तो कोई स्ट्रीट मूवमेंट ही को तमाम मसाइल का हल बताता है। तो बहुत सी मैं कहूँगी कंट्रोवर्सी तो नहीं, डिस्क्रिपेंसी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, और आपको पता ही हो बात करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि 5 बड़े अगर साथ बैठ जाएं तो शायद कुछ बात बन जाए। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था ये भी हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये समझते हैं कि ऐसी तजवीज़ का मतलब है कि ना सौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आजकल की जो बातें हो रही है कि अगर मुज़ाकरात की नौबत 5 बड़ों की मुलाकात तक आई है तो फिर ना ही समझो, और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ना ही में हो तो मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के लिए नुकसान कर रहे हैं। जितने की हमने कोशिश की कि हालात बेहतर हो, दूसरी तरफ से इतनी ही कोशिश की गई ताकि हालात ख़राब हो। न 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं, न मुज़ाकरात के लिए 5 बड़ों का होना ज़रूरी है। अगर मुलाकात आप इब्तिदा करना चाहते हो तो बहनों की और खान साहब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात कराओ। खान साहब के नॉमिनेटेड जो 2 लोग हैं उनकी आप नोटिफिकेशन करें कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, ताकि हम किसी की तरफ बैठें कि पार्लियामान में भी हमारे लीडर मौजूद है। नेशनल असम्बली में तो हमें लेटर लिखे गए कि ये चीज़ें कंप्लाई करो। अल्लामा राजा नासिर साहब की पोजीशन पे तो हमें कोई लेटर नहीं लिखा गया, वो तो अभी तक होना चाहिए था। उमर अयूब साहब की सीट का भी हम सब कुछ जमा कर चुके हैं कि वो तो कहीं भी किसी कोर्ट में सब जुडिस नहीं है, उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी है जी, नेशनल डायलॉग कमेटी, वो भी है। उसने कल इस्लामाबाद में एक इजलास किया जिसमें वाज़ेह तौर पर उसने कहा कि इस वक्त सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने का वाहिद रास्ता, वैसे हुकूमत ये भी कहती है कि भी सियासी अफरा तफरी को है नहीं। जैसे सियासी इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये हुकूमत अब बुज़रा उनके कहना शुरू हो गए हैं कि जी टीवी के प्रोग्रामों में ही कुछ नजर आती है, अदरवाइज इट्स नथिंग लाइक दैट। क्या ये हकीकत से पर्दा चुराने के मुतरादिफ है या फिर कुछ और? एलामिये में आपको ये बता दें, बाज़ाब्ता मुतालबा किया गया है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई जाए और ये कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर मुज़ाकरात का अमल जो है उसको आगे बढ़ाए। और तहरीक इंसाफ अब तक इस बात पर अड़ी है कि जब तक इमरान खान से मुलाकातों पर जो आयद पाबंदी है वो नहीं हटाई जाती, मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। हालांकि चेयरमैन PTI गौहर अली खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि यहाँ तक नौबत आने में अपनों का भी हाथ है। अब क्या लेकिन कहना सलमान था? अकरम राजा ने उसको क्लियर कट उसकी नफी की थी। सुनिए क्या आपको कहते सुनाते हैं। हैं। कोई गलती नहीं हुई, PTI से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से मुलाकातें बंद हों या जो जवाज़ बनाया जा सके मुलाकातों की बंदिश का। तो ये जुमला मैं समझता हूँ एक गलत उनसे गुफ्तगू तभी होगी जब आप इमरान खान पर जो नाजायज़ एक कदगन लगाई गई है उस कदगन को हटाएंगे, तब बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इसी हफ्ते फिर DG ISPR की एक और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई जिसमें भी फिर बहुत सी बातें की गई, फिर उनका जवाब भी आता है। एक कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उन्होंने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी चल रही है और सर्टनली उस पर इस्टेब्लिशमेंट का या पर्टिकुलरली फ़ौज का एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं जी ये हमारे साथ ताबुन नहीं कर रहे। और जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि हम किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं चाहते या नहीं होने देंगे, ऑल्दो हो भी रहे हैं। सो उन्होंने क्या कहा, लहजा इनका नरम ही था, लेकिन क्या कहा उन्होंने ब्रीफली ज़रा क्विकली सुन लें। बंद कमरों के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। हम तनकीद भी करते हैं, साथ में एक पॉलिसी भी देते हैं, और अगर उस पॉलिसी पे अमल किया जाए तो इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। यहाँ पर एक दफा फिर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, तो मिलिट्री ऑपरेशंस इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि तकरीबन 22 से ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, 14,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही। अगर मुसलसल ऑपरेशंस करने के बाद अभी भी दहशतगर्दी है, जो आप मान रहे हैं कि दहशतगर्दी है, वो अलग डिबेट है कि कौन लाया, कैसे लाया, कब लाया। लेकिन आज एक दफा फिर अगर
अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया, मुझे खांसी हो रही है, सॉरी अबाउट दैट, बट लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट और फिर बात जो है उसका आगाज़ करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब पीटीआई रहनुमा हैं, हमारे शो पे आते रहते हैं, उनसे बात करेंगे। आसमा शिराजी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इनफैक्ट आप फिजिकली हमारे स्टूडियो में पहली दफा आई हैं, पहली बार। हम आपसे तफसील से तसल्ली से बात करेंगे। पहले शौकत साहब से बात करते हैं। शौकत साहब, आप खुद ही क्लियर कर दें, आपसे हम बात करते रहते हैं, लेकिन किस तरफ पीटीआई जा रहे हैं, हम बड़े कंफ्यूज हैं और यकीनन ये कंफ्यूजन आप लोगों की साइड से भी आती है। सो मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो हो रही है, नहीं हो रही, क्या सोचा है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और आप आज इस्लाम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वेलकम। पेशावर से भी कर लें, अच्छा लगता है इस तरह। We would love to. Why not? We would love to. कराची वालों को भी पता चले कि सर्दी है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपने जो बात की बड़ी अहम बात की है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत अगर चाहे ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सारा मसला जो है वो हुकूमत की तरफ से अटका हुआ है, क्योंकि वो उनके पास या तो इख्तियार नहीं है और या फिर वो इक़्तिदार को तवालत देने के लिए वो इस तरह की हरबे इस्तेमाल कर रही है। वरना जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो देखें 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तो है ना कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पे पाबंदी है और इसके बावजूद उन्होंने एक कमेटी तो बनाई है ना। आपने उस कमेटी से कितने राब्ते किए हैं, आपने उस कमेटी से क्या कुछ जानने की कोशिश की है? अभी तक तो हुकूमत ने उनसे भी राब्ता नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ वक्त गुजारने वाली बात करती है और वक्त ही गुजार रही है। जो असल इशूज है मुल्क के, वो अपनी जगह पे खड़े हैं। आप देखें कि हुकूमत इनसे चल नहीं रही है, मईशत उठ नहीं रही है। साहब, वक्त हमारे पास आपको पता है यहाँ पे भी कम होता है। असल इशूज में प्राइमरी इशू हमारा टेररिज्म है। जरा हमें बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्चुअल मौक़िफ़ क्या है? शफी जान साहब से मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट पूछते रहे, बसत इसरार पूछते रहे कि क्या वो टीटीपी को दहशतगर्द गिरोह तस्वुर करते हैं, समझते हैं, तो हमें तो कोई क्लैरिटी उनके मौक़िफ़ या उनके जवाब में नज़र नहीं आई। दहशतगर्दी हमारा सबसे बड़ा मसला है, उस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी क्या है? देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है ना, मैं बड़ा हैरत मुझे होती है। मैंने कल भी कहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि अगर रियासत किसी को डिक्लेयर करती है कि जी ये दहशतगर्द हैं, तो हम कौन होते हैं हम कहें कि जी नहीं ये दहशतगर्द नहीं है। देखिए, ये तो पहले भी टीटीपी आपको पता है कालेदम तंजीम रही है, आज भी कालेदम तंजीम है। तो मतलब ये कि ये तो हमें इन चीज़ों में उलझाने की बजाय इसका हल निकालने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त हल नहीं तलाश किया जा रहा। हल ये नहीं है कि आप वहाँ फैसले करके, और इसको एक गलत रंग दिया जा रहा है कि जी पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो क्यों एतराज़ कर रही है कि हम जो फैसले करते हैं वो कहते हैं जी ये तो रियासत के फैसले हैं, इस पर क्यों एतराज़ है? हमें रियासत के फैसलों पर एतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि चूंकि ऑपरेशन, तो जिस तरह आप ये कहते हैं कि बहुत मुज़ाकरात हो गए, तो आपने ऑपरेशन भी तो बहुत सारे कर लिए ना। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी में कहीं खामी है। क्लियर कर दीजिए। आईएसपीआर ने कहा कि एक गठजोड़ है, इमरान खान की एक गठजोड़ है, पॉलिटिकल लीडरशिप, पर्टिकुलरली मकामी लीडरशिप इन खैबर पख्तूनख्वा, ये या तो दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल हैं या उनके साथी हैं, मतलब और ज़ाहिर महफूज भी हैं, क्योंकि जानो माल तो सभी को प्यारी होती है और अल्लाह करे कि सब महफूज रहें। लेकिन ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि देयर इज़ अ गठजोड़ ना कहें, हम इसे अंडरस्टैंडिंग कह लें, यही तासुर दिया गया। नहीं, ऐसे बात नहीं है। देखें, गुज़िश्ता दिनों जो बाबर सलीम स्वाति साहब की सरबराही में जो एपीसी हुई थी, उसमें हामिद मीर साहब भी शिरकत की थी और भी बड़े सीनियर सहाफ़ी आए थे इस्लामाबाद से। तो उनकी मौजूदगी में आप देखें कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें JUI, मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन लीडर हैं हमारे यहाँ, अमीर मुकाम साहब के भाई, वो गवर्नर साहब जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारे लोग मिलकर कोई 32 किस्म की जमातें और मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, और उन्होंने जो तजावीज़ दी वो फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी गई। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि इतना हालात इतने गंभीर हैं, इसके बावजूद उन निकात का 1% भी जवाब नहीं दिया गया। यानी राब्ता करने की भी कोशिश हमसे छोड़े, अपनी पार्टियों से कर लेते हैं कि आपका क्या मौक़िफ़ है। तो देखिए, हमारा अकेला मौक़िफ़ नहीं है कि ऑपरेशन ऐसा ना हो। नेशनल डायलॉग कमेटी की जो तजवीज़ है कि जी अज़ीर रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात कर लें, आपको वो तजवीज़ काबिल अमल लगती है? राना सनाउल्लाह की तजवीज़ काबिल अमल लगती है? और वो जो एहतजाज की बात हो रही थी, उस पर ज़रा क्लैरिटी दीजिए। किसी एहतजाज की तैयारी है?
देखिए, एहतजाज की तैयारी तो बिल्कुल है, और इसलिए है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो माहौल बना ही नहीं रही है मुज़ाकरात के, और हमें अंदाज़ा है कि हुकूमत मुज़ाकरात को सबूताज कर रही है। तो फिर तो हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, क्योंकि हमारे लीडर के ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ मुलाकातों पे पाबंदी है। तो ऑप्शन तो नहीं है ना, तो और सियासी स्पेस भी नहीं दी जा रही। तो इन हालात के अंदर अगर आप देखें तो मुल्क चल भी नहीं रहा है, मुल्क के हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। आपके तिजारती खसारा $19 बिलियन से नहीं, तो 8 फरवरी को किस तरह का एहतजाज करेंगे? 8 को करेंगे, उससे पहले करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च होगा, कोई पहिया जाम है? देखिए, हम हमारी जो पुरअमन अंदाज में जो भी होगा, शटर डाउन भी होगा, हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी हमारी नेगोशिएशन जारी है। हम चाहेंगे कि मुकम्मल हड़ताल हो, ताकि ये पता चले हुकूमत को कि ये जो कह रहे हैं कि जी पीटीआई के साथ कोई नहीं है, ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है। मुल्क नहीं चल रहा, आगे जा नहीं रहा है। नेशनल डायलॉग कमेटी की तजवीज़, इस पे आपकी क्या राय है? ये काबिल अमल है नेशनल डायलॉग कमेटी की तजवीज़? पिछले महीने नवंबर के अंदर आपने 573 अरब का मजीद कर्जा ले लिया। इसका मतलब आप कर्जों पे ही चलना चाहते हैं, तो कर्जों के बगैर तो आप नहीं चल सकते। 33% जो आमदन है आपकी रेमिटेंसेस के ऊपर आ गई। इसका मतलब है लोग चले गए हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, सरमायाकारी रुक गई है, पीआईए के लिए कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें देख के आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो खुद बुकला गई है, उसको खुद समझ नहीं आ रही है। एक तरफ उनके ऊपर प्रेशर है कि वो क्या करे, अगर इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करें, इमरान खान बाहर आए तो उनकी ठीक है जी, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट बुखलाई हुई है और एहतजाज की तैयारी है, पहिया जाम भी होगा, हड़ताल भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। आसमा शराजी हमारे साथ हैं। आसमा, ये सारी कॉन्वर्सेशन आपने भी सुनी है और मतलब इसमें भी आप रोजाना इनकी बुनियाद पे सुनती हैं। मतलब ये कोई नई बात भी नहीं है। एक बात समझा दे, पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़े पॉलिटिकली अवेयर हैं, वो समझते हैं इस बात को। यहाँ सारी बात पीटीआई की तरफ से मुलाकातों की है। खान साहब से मुलाकातें हो जाएं तो शायद बहुत सी चीजें आगे भी जा सकती हैं, शायद तो मुलाकातें करा दें। मतलब इसमें आपकी क्या टेक है कि मुलाकातें क्यों नहीं करा रहे? मेरा ख्याल है बात तो होनी चाहिए और उनका हक भी है, हर तरह से उनकी फैमिली का मिलना, उनके लॉयर्स का मिलना उनका हक है, और ये हक पाकिस्तान का आइन और कानून देता है। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि उनसे मुलाकातें जो है वो उसको रोका जाए या उनको ना मिलने दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही एक हुकूमत की तरफ से एक अजीब सी पॉलिसी है जो कि समझ में नहीं आती। उनका ख्याल ये है कि अगर ये मिलेंगे तो फिर वो मैसेजिंग होगी तो सोशल मीडिया पे आएगी, किसी ना किसी तरीके से इधर उधर हो ही अभी तो बंद है वैसे, अभी तो बिल्कुल बंद है मैसेजिंग। हाँ ठीक है, ओके फाइन, अभी बंद है, लेकिन जब भी हो वो आ ही जाती है। आपको पता है इनका ट्विटर हैंडल जो है वो बड़ा एक्टिव है, पता नहीं किधर से वो मैसेजेस आ रहे हैं, बट दे आर वेरी एक्टिव। तो बिल्कुल तो सबड्यू नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आइन और कानून को तो आप साइड पे नहीं कर सकते। हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ सब मुलाकातें करते तो उनके लॉयर्स भी, उनकी फैमिली भी। और आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने एक दफ़ा एक बयान दिया था कि मुझे इन्होंने कहा है कि बाहर आके सियासी बयान मत दिया करें वरना आपको अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो माजी में अगर ये सब कुछ उनके साथ होता रहा है तो वो ये सब बातें अब उनको अपने मुखालिफिन के साथ नहीं करनी चाहिए। हालात एक जैसे हैं, किरदार बदलते कहानी वही है जो चल रही है, सिर्फ किरदार बदलते हैं। जाहिर है हमने देखा मरियम नवाज साहिबा कहती थी जी एजुटेशन से मुफाहमत का रास्ता निकलेगा, और निकला भी। यहाँ पे हमें समझ नहीं आता, पीटीआई एजुटेशन कर रही है, ये तो बरसर इक़्तिदार भी हैं एक सूबे में। अब 8 फरवरी को पहिया जाम अगर हड़ताल भी कर लेंगे या ट्रांसपोर्ट बंद भी कर देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत कहती है कोई सियासी भौचाल है ही नहीं। आप बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एंड अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपको लगता है एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान इस वक्त? देखिए, एक अदम इस्तेहकाम हम इसको उस वक्त जब सड़कों पे होते हैं, एहतजाज होता है, रोड्स ब्लॉक होते हैं, जब एक अनसर्टेनिटी होती है, क्योस होता है, तो तब तो होता है अदम इस्तेहकाम। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसको भी हम कोई बहुत स्टेबिलिटी इसको भी नहीं कह सकते हैं। एक अजीब सी सूरत हाल में पाकिस्तान है, एक जमूद का शिकार है। जो स्टैगनेंस होती है वो रास्ता रोक देती है। जहाँ पे आपका एक बैरियर है, आप वहीं खड़े हैं और उसी जगह पे अपने आप को मुस्तहकम कर रहे हैं, अपने कदमों को जमा रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो पाकिस्तान असल में इस वक्त जमूद का शिकार है। उस जमूद को तोड़ने के लिए जो है वो हुकूमत को, रियासत को, अपोजिशन को, उन
सबको जो है और वो सरेंडर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा क्लैरिटी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव भी यही है कि इमरान खान साहब जेल से बैठ के सारा सिस्टम चला रहे हैं, इमरान खान साहब जो है वो सिस्टम के बाप हैं, इमरान खान साहब ये हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो क्या चाहते हैं? असल में तो मसला ये है, रियासत कहती है हमने इनसे बात नहीं करनी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बात करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब उनसे बात करती है तो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सियासी जमातों से बात नहीं करनी। अच्छा, फिर अगर इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है तो इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब के पास भी नहीं है, इख्तियार जो है वो बैरिस्टर गौहर के पास भी नहीं है, इख्तियार सलमान अकरम राजा साहब के पास भी नहीं है। वो इख्तियार भी उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब को दिया हुआ है कि वो बात करें। तो मेरा ख्याल है ये इख्तियार की जो लड़ाई है, इस इख्तियार की लड़ाई में से कोई चले नीचे से शुरू कर दे, मगर कहीं ना कहीं तो इस बात को ये एडवाइस बड़ी अच्छी है, कौन लेगा? मतलब हम देख रहे हैं कि एक कदम आगे हो तो 2 कदम पीछे ही जाते हैं, कोई मूवमेंट आगे नहीं जा रही। ये कमेटी यहाँ 2 कमेटी बन गई, नेशनल डायलॉग कमेटी बन गई, दोनों ने अपनी 2-3 अपने लीडर्स को करके, ये आई वॉश नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल, क्योंकि ये बनती हैं, जो भी इनमें से निकलता है कमेटी में बात निकलती है उस पर अमल भी नहीं होता। देखिए, जो पॉलिटिकल रास्ता है ना, उस पॉलिटिकल जैसे आवाज़ नहीं रोकी जा सकती, इस तरह से सियासी जो अमल है वो भी नहीं रोक सकता। इस अमल को आगे बढ़ना है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन पे नहीं आएगी जहाँ पे इस वक्त मुल्क है और उनको बातचीत करनी है, यानी फ़लस्तीन की अगर कॉन्फ्रेंस है उस पर भी वो नहीं आएंगे। अभी NFC में भी इतने सब चीज़ें हुई तो उनके वज़ीर आला यहाँ पे आए, पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर भी, डायलॉग पे भी वो नहीं आते। तो मुल्क को आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकालना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त ये है कि ना वो इस वक्त मुज़ाहमत कर सकते हैं और ना इस वक्त वो मुफाहमत करना चाहते हैं। और मुफाहमत वो इमरान खान साहब के बगैर नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते। यही वजह है कि उन्होंने अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को कहा, लेकिन उनके ऊपर भी पूरा ट्रस्ट नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो पॉलिटिकल जो उनकी इंतज़ामी नीचे पार्टी है वो तकरीबन हिल चुकी है। और पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, आप एक गिरोह को अलग कर दें, बितर भी है वो तितर बितर। अच्छा, हमने इनका एजुटेशन पॉलिसी, क्योंकि एजुटेशन वो भी देख लिए, वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं है जो कि हमने इन द पास्ट इफेक्टिव देखी है। हमने हमारे पास टाइम कम है, हमने ब्रीफली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आपके सवाल का जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग था जो आपने उसमें किया था, बाइख्तियार और बेख्तियार होने का। एट द सेम टाइम आपको क्या लग रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी आने वाली तब्दीली का प्रेमिस है, पेशखेमा है, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के किरदार को लेके? कल यहाँ हमारे पास इसी कुर्सी पे हनीफ अब्बासी साहब बराजमान थे और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रियासत अब स्टैंड लेगी और ये नहीं चल सकता दहशतगर्दी को लेके कि जी सूबाई हुकूमत इसकी नफ़ी करती रहे, इसकी मुखालफत करती रहे, हम अपने जवान शहीद मजीद नहीं करा सकते। देखिए, किया गया है एक किसी चीज़ को, कल बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब मेरे प्रोग्राम पे थे तो उन्होंने कहा कि एक इनके बहुत स्याह इरादे हैं और वो गवर्नमेंट, अगर उनके इस बयान को देखा जाए तो वो एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जाके हुकूमत की बात कर रहे हैं कि एक क्योस होगा, अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि TTP जो है वो इनकी बैकअप फोर्स है, कि जहाँ पर ये नाकाम हो जाएंगे वहाँ पे TTP आगे बढ़ेगी और वो शायद उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो स्टेटमेंट है वो आए। दूसरी ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम है, बिल्कुल इल्जाम है। और दूसरी तरफ जो है वो सुहेल आफरीदी साहब बार बार ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले उन्होंने ऑपरेशन के ऊपर बात करना शुरू कर दी थी। इसका मतलब है कि वो भी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दहशतगर्दी के ऊपर पॉलिसी ये है कि आपने उनसे बातचीत करनी है, दहशतगर्दों से, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। फिर जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो फिर हमें कमज़ोर किया जाएगा ANP की तरह। आपकी सियासी कुव्वत का TTP के साथ क्या ताल्लुक है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट है उसमें पूरा पाकिस्तान, वो खैबर पख्तूनख्वा तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है, वो इफेक्टेड है और वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो हमारे खिलाफ सबसे बड़ा एक हमारे ऊपर अजाब है। और सवाल के मुआहदे से लेकर जो फोर्स, जो ग्रुप आपका आइन मानने के लिए तैयार नहीं है और आपके निज़ाम की नफी करके अपना निजाम मुसल्लत करना चाहते हो, उससे क्या बात करें? तो ये एक एनवायरनमेंट है जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं, हमने सिर्फ उनसे बात करनी है और ये अपीजमेंट की पॉलिसी समझी जा रही है इस वक्त। और पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के अवाम इसको समझ रहे हैं।
तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। जो इमरान खान साहब या उनकी पॉलिसी या उनकी पार्टी कह रही है कि हमने उनसे बात करनी है और फिर एक और बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि भत्तों के ऊपर जो है वो चल रही है, यानी टीटीपी को आप भत्ते देते हैं तो उसके बाद आप सिक्योरिटी आपको मिलती है। सिक्योरिटी आपको ये बहुत बड़े थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के ऊपर भी कुछ कीजिए, जो दरख्त कट रहे हैं, बार दरख्त कट रहे हैं और हमारा शहर अब वो नहीं रहा। अब तो बिल्कुल हमने ये इस पे कमेंट किया है एब्सोल्युटली। एक और स्टोरी हमारे पास इस्लामाबाद से अभी आई है और बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि इस्लामाबाद का इलाका है सुंबुल, यहाँ पे गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया है। मतलब ये कल रात हुआ है और आपको बता दें ये समहाउ हम इस किस्म की चीज़ें एसोसिएट नहीं करते इस्लामाबाद के साथ एज सच, बट इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर अपेरेंटली। और ये भी आपको बता दें कि तर्जुमान ICT के मुताबिक वाकया जो है वो कब्जे की जगह पर बनाई गई एक आबादी है, उसमें पेश आया है मेहर आबादी, और इसमें खुदाई करके सीवरेज के लिए एक गड़ा बनाया गया था जिसमें वो बच्चा जो है वो गिरकर बहुत ही मतलब ये हमें बड़ी पेनफुल चीज़ें लगती हैं। ये 100% अवॉइडेबल चीज़ें हैं, अवॉइडेबल डेथ्स हैं, और ये ऑब्वियसली किसी की नेग्लिजेंस, किसी की गफलत की वजह से ही होता है। एंड वी जस्ट वांटेड टू मेंशन इट हियर, वी विल बी ऑन दिस। अच्छा, वेनेजुएला की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के पीछे भी बड़ी वजह ऑब्वियसली अब पूरी दुनिया को ही पता है, तेल है। और पहले भी दुनिया यही कह रही थी कि वेनेजुएला से अमरीकी सलामती को ना पहले खतरा था और ना कोई फ्यूचर में खतरा है, दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, इसका कोई इम्कान नहीं है। और सब जानते हैं कि दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला भी नहीं है वैसे तो। अच्छा, वैसे तेल है या और भी इसकी वजूहात हैं? तेल तो चले हम इराक के वक्त भी यही सुनते थे और तेल तो तेल है, लेकिन वेनेजुएला इस वक्त 1% प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया की ऑयल प्रोड्यूस का, और वहाँ का जो क्रूड ऑयल है उसको फिल्टर करना, उसको साफ करना भी कोई आसान काम नहीं है। और दो सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है, और दो सदर ट्रंप ने ये ऐलान, दुनिया का 18% है वैसे, बाय द वे। I have my doubts. चलें, I'll figure out. We shall ask our experts. Yes. So, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के असल इरादे क्या थे, क्या हैं, वो अब देखते हैं क्या बताते हैं, लेकिन कुछ बातें सामने आ रही हैं। वो अपने मुंह से काफी कुछ कह भी देते हैं। वो अमरीकी कंपनियों के वहाँ ऑपरेट करने की उन्होंने क्लियर कट बात कर दी है कि वो तेल निकालेंगे। कह रहे हैं अब्दुल्ला कि उन्हें तेल और तेल का पैसा जो है वो चाहिए। और क्या हम सुना सकते हैं? हम सुना सकते हैं। अच्छा, इज इट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इसकी भी बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस दुनिया को बड़े अच्छे से समझते हैं, हमारी मदद करते हैं, एक्चुअली हमारी रहनुमाई करते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। Thank you for being with us in the studios this morning. बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, तेल इज द ओनली रीजन? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, अमेरिका के पास तो अपना बहुत तेल है, तो वो तेल चीन को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सो मेजर पावर कंपटीशन जो है, जिसमें इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह अमेरिका के लिए चीन है, और चीन की तरफ ये मडूरो साहब अपने रास्ते बढ़ा रहे थे, बल्कि रशिया के साथ भी बढ़ा रहे थे। जबकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में सदर ट्रंप ऐलान कर चुके थे कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कोई और नहीं आएगा। ओके, ये हमारा बैकयार्ड है। ये हमारा बैकयार्ड है, और वही कहते हैं कि मोनरो डॉक्ट्रिन के ज़माने से 19वीं सदी के शुरू से ये सिलसिला चला आ रहा है और वो अब भी चल रहा है। इसलिए मडूरो साहब ने भी कुछ थोड़ी सी हमाकतें भी की, क्योंकि वो बार बार उकसा रहे थे एक किस्म का उनको, और ये तो रेड लाइन क्रॉस होगी ना जब चीन के साथ आप ज़्यादा कुर्बत लेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में रहते हुए। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई इतनी एहतियात नहीं की जितनी उनको शायद करनी चाहिए थी। ये कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका ने जो किया है ये दुनिया के निज़ाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक कदम उठाया है, क्योंकि बात खाली अमेरिका और वेनेजुएला की नहीं है, सारी दुनिया की बड़ी ताकतें ये देख रही हैं, और वो भी अपने अपने इलाकों में इसी किस्म का काम करना चाहेंगी। लेकिन चीन तो बड़े अरसे से कह चुका है कि ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है और ये हमारे पास वापस आना चाहिए। और इसी तरह और भी कई मुल्क ऐसे हैं जो दावे करते हैं। हमारे अपने नेबरहुड में आए दिन भारत की क़यादत कोई न कोई इस किस्म की हर्जा सराई करते हैं, तो उन लोगों को, उन मुल्कों को ये शय मिल गई है जो बहुत ख़तरनाक है। और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो पुराना निज़ाम जो 1945 में बना और वो शिकस्त व रेख्त का शिकार है, उस निज़ाम की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत थी जिसको ख़त्म कर दिया गया है वो ये है कि जी वो मल्टीलैटरलिज़म पे बिलीव करता था कि सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। लेकिन जब से यूनिलैटरलिज़म का दौर आया है
और ये भी अमेरिका ने शुरू किया था, यानी वो मुल्क जिसने वो निज़ाम बनाया था वही उसकी शिकस्त का बायस बन रहा है। और 2003 में इराक़ पे इन्होंने हमला किया, एक वजह बनाई जो वजह सही साबित ना हुई। इसी तरीके से बाद में आपको याद होगा क्राइमिया पे रूस ने हमला किया और अब यूक्रेन पे किया। मोदी साहब ने भी पाकिस्तान पे 2016, 2019, 2025 में किया, और ये सब यूनिलैटरल एक्शंस थे। अब मसला ये है कि अगर ये यूनिलैटरलिज्म ही चलना है तो फिर तो दुनिया में एक ही पैगाम गया है कि हर मुल्क अब अपने तौर पर खुद अपनी हिफाजत करे। एजाज चौधरी साहब, अब की यूनिलैटरलिज्म की आप बात करें, एक लीग ऑफ नेशंस होती थी, मतलब वो भी इसीलिए नाकाम हुई थी क्योंकि दुनिया फिर भी यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रही थी। अब यूनाइटेड नेशंस का क्या हाल है? यूनाइटेड नेशंस की अंडर देयर वॉच और इन देयर स्पेस कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। क्या यूनाइटेड नेशंस भी कुछ नहीं कर सकता? ऑब्वियसली, मतलब ये तो एक रेटोरिकली क्वेश्चन हो गया कि कोई कमेंट्री, कोई एम्बार्गोस, नथिंग, उनकी से क्या रह गई है आप, वरना और क्या वॉचडॉग दुनिया में रह गया? देखिए, सलाम अमूर में, पीस एंड सिक्योरिटी में अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा से इर्रेलेवेंट रही है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो साख्त है जिसमें 5 वीटो वाले मेंबर्स हैं, उनकी हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं। सोवियत यूनियन था पहले अमेरिका के साथ, अब अमेरिका के साथ चीन है। तो कोई भी ऐसा मसला दुनिया में आप उठा के देख लें जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने हल करने की कोशिश की और वो हल हो गया हो, कोई एक बता। We cannot come up with any example। ठीक है, सिवाय उसके कि जिस वक्त सारी ताकतें ये चाहें कि ये करना है, जिस तरह इंडोनेशिया से तिमोर लेस्ते को तोड़ना था, सबका इत्तेफाक हो गया तो हो गया। उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार नहीं था। और वैसे भी अक़वाम मुत्तहिदा कोई आलमी यानी गवर्नमेंट तो नहीं है ना, ठीक है, वो उतनी ही मजबूत या कमज़ोर है जितना उसके मेंबर स्टेट्स उसको करेंगे। तो बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आके आप बातचीत करते हैं, और वो अमेरिका अगर उसके अंदर जो सबसे बड़ा बजट भी देता है, और अगर वो ऑन बोर्ड ना हो तो अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल नहीं चलती। और अब तो मैं जो खबर सुन रहा हूँ कि UN की पता नहीं कितनी एजेंसी से ट्रंप साहब दोबारा निकलने वाले हैं। पहले तो कुछ छोड़ गए हुए हैं, पहले यूनेस्को और मेरा ख्याल है ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो अगर वो बाकी जगहों से भी हटते हैं, वर्ल्ड बैंक पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि 35% फंडिंग होती थी अमेरिका की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की, जो वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता था। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सब बंद हो गए जी, वो सब बंद हो रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये दुनिया अफरा तफरी की तरफ है, और इसलिए पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये इशारा है कि भाई अब अपने पर खुद इन्हिसार करना। ट्रंप का अभी जाहिर है अभी टेन्योर बाकी है जी, और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अभी लिटरली चंद हफ्तों पहले तक वो जंगे रुकवाने की बात कर रहे थे, अब वो ग्रीनलैंड को भी ले लेते हैं, अब वो मेक्सिको को भी कहते हैं, अब वो क्यूबा की भी बात करते हैं, वेनेजुएला। तो मतलब मदोरो का एक स्पेक्टिकल बनाना न्यूयॉर्क में और इधर लाके, वो भी एक वो उससे क्या मैसेजिंग देना चाह रहे थे। मतलब इनका जो बकिया टेन्योर है, इन्होंने बड़ा पीस प्रमोट भी किया और बड़ा चाह रहे थे कि नोबेल पीस इनाम भी इन्हें मिल जाए, और साथ में बैकड्रॉप में इस हमले की तैयारी भी चल रही थी। और अब वो ग्रीनलैंड का भी जिक्र कर रहे हैं, मतलब ये कहीं रुकेंगे? लैटिन अमेरिका भी पड़ा हुआ है बीच में, तो डज इट स्टॉप एनीवेयर? रोलर कोस्टर होने वाला है इनका बाकी। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि वो जब ये कहते हैं ना कि मैं अमन कराता हूँ, तो वो दूर बांध की जंगों की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं ये अनएंडिंग या डिस्टेंट वॉर्स जो हैं इनमें शामिल नहीं हूँगा। अमेरिका के ट्रुप्स नहीं जाएंगे वहाँ पे। अभी भी इवन वेनेजुएला जिसको वो बैकयार्ड कहते हैं, वहाँ भी वो ट्रुप्स देने से हेजिटेंट हैं। वो चाहते हैं कि अंदर से ही कोई स्कीमिंग हो जाए। और आपको पता है कि अभी सारी खबरें आ रही हैं कि अंदर से ही कुछ लोग मिले हुए थे, इवन उसके बॉडीगार्ड्स भी मिले हुए थे। और इस वजह से अब हमारे जैसी कौमों को ये समझना चाहिए कि जितनी आपकी इंटरनल कोहेजन होगी और हार्मनी होगी, उतने आप महफूज होंगे। हमारी अस्करी कुव्वत भी, अस्करी कुव्वत तो देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मई में हमने वो डिटरेंस वो इस्टेब्लिश कर दिया। अगर मई ना हुआ होता, खुदा ना खास्ता, तो मैं देखता हूँ कि फिर क्या। वो तो मोदी साहब की एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने, स्ट्रेटेजिक। पहले मैं समझता था टैक्टिकल है, नहीं, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। नाउ हाउ द वर्ल्ड looks at us with a different lens altogether. जी जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, it's entirely different now. एब्सोल्युटली। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी मोदी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर बंद तो नहीं किया ना, तो इस वजह से आपको चौकन्ना तो रहना है। अभी भी तैयारी आपने रखनी है, अपनी डिटेरेंस को रीइंफोर्स करना है, लेकिन साथ ही साथ
अब एक चूँकि माहौल अच्छा बन गया है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऐसी है कि भारत शायद दोबारा जसारत इतनी जल्दी ना करे। आप अपनी इक़्तिसाद पे फोकस कीजिए, अपने घर पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस वक्त है और अब बहुत जल्द दूसरे ममालिक जो हैं वो भी तो इसी उससे गुजर रहे हैं ना, कि भाई ये सऊदी अरब है, यूएई वगैरह, कोई फिर दूसरे की मदद को शायद उस तरह ना आ सके। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपकी बातें तो घंटों हम सुन सकते हैं बैठ के। I mean it's like an education प्रोग्राम में जाहिर है वक्त भी हमारे पास कम होता है यहाँ पे। शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और आप हमारे लिए किताबें लाए हैं, इसके लिए भी we are really thankful to you for this. We are getting a lot of gifts by the way in Islamabad, so these are very valuable ones. Valuable gifts here. इससे पहले हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ क्या दुनिया जा रही है इस पे बात कर रहे थे। उमर चीमा हमारे साथ हैं। अच्छा, उमर चीमा से बात कर लेते हैं, सीनियर सहाफ़ी उमर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उमर, अमेरिका की ऑब्वियसली सलामती को चैलेंज, वेनेजुएला की आवाम के हकूक, जमहूरियत की सरबुलंदी, खत्ते में अमन, ये सब तो अब बहाने ही लग रहे हैं। ट्रंप ने जो कुछ किया है वो आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से है? मतलब तेल ही एक वजह है? ये बात वाकई दुरुस्त है और पूरी दुनिया में हर शख्स यही सवाल कर रहा है कि अमेरिका का पहले भी एक मकसद तो तेल या और जो कुदरती वसाइल होते थे, लेकिन किसी न किसी बहाने से कोई हिजाब होता था कि हम डेमोक्रेसी रिस्टोर करने गए हैं, उधर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हम लोगों को आज़ाद कराने गए हैं। बड़े बड़े फैंसी स्लोगन थे अमेरिका के। लेकिन इस दफ़ा तो वो ट्रंप जो है वो इस हवाले से कोई चीज़ें, अपने मकासद, अपने इंटेंशन वो छुपा भी नहीं सकता। इस दफ़ा तो बिल्कुल वो खुलकर सामने आ गए हैं। हर बात में तेल तेल ही हो रहा है कि पहले जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनका तेल चुराया था, पहले हमने इनकी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसमें अमेरिकन कंपनीज़ ने बड़ा रोल प्ले किया था, और बाद में जो हुगो शावेज़ है उसकी गवर्नमेंट ने आके इनको उधर से भगा दिया था, कि उसमें एक लेजिटिमेसी का एलिमेंट तलाश कर रहा है जो कि बनता कोई भी नहीं है। लेकिन यह है कि ओवरऑल जो एक कोई थोड़ा बहुत हिजाब था वो भी उसने ख़त्म कर दिया है, और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है। ये एक बिल्कुल जंगल में जंगल के कानून वाली सूरत हाल है, और इसके बाकी दुनिया पर भी असरात होंगे। बहुत शुक्रिया आपका चीमा साहब। सॉरी दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। क्विकली जाते जाते आपको बता दें कि भाई एशेस भी फाइनली दे ओवर, एंड ऑस्ट्रेलिया ने एशेस जीत ली हैं 4-1 से। आखिरी जो फाइनल हुआ सिडनी में उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने ही कामयाबी हासिल की है। ओवर विक्ट्री टारगेट था, तो लिहाजा ये आखिरी टेस्ट था एंड दे वन इट। और बड़े सरप्राइजेस थे, अप्स एंड डाउन्स, बड़े मोमेंट्स ऐसे आए। और उस्मान ख्वाजा का भी आखिरी टेस्ट था, रिटायर हो गए हैं। साथ ही हमारे मुल्क से अपडेट ये हमारे पे आइएगा कि वजीर आज़म जो हैं आज अहम दौरा बलूचिस्तान कर रहे हैं, कोयटा पहुंच चुके हैं। सो दैट इज आल्सो न्यू। आज पीएसएल की 2 नई टीमों की ऑक्शन भी होने जा रही है इन इस्लामाबाद। और क्या हो रहा है जी? और क्या बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और सर्दी तो आपको पता ही है, उसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इस्लामाबाद में, तो ये भी आप याद रखें, टुमारो इज गोइंग टू बी आवर लास्ट डे। बाय द वे वी वांटेड टू थैंक यू आल्सो फॉर राइटिंग इन टू अस। हमने सजेशन आपसे मांगी थी हम कहाँ खाएं, उसके लिए भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें हेल्प की। Have a good day.